डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज संडे का दिन इस बार शांतिपूर्ण था, पीसफुल था। गर्मी भी बढ़ रही है और उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। कोरोना में भी अब थोड़े से केसेस कम हो रहे हैं, जो लगातार का फिगर है। दिल्ली में कहाँ एक दिन हाईएस्ट 28,000 केस थे, 28,000। अब पिछले 2 दिनों से दिल्ली में 1000 से भी कम केसेस हैं, 7, 8, 900। तो जो सेकेंड वेव का पीक था वो ख़त्म हो गया है, लेकिन एहतियात अब भी ज़रूरी है क्योंकि वैक्सीनेशन अभी पूरी तरह से हुआ नहीं है। वैक्सीन लगना है, कई जगह पे वैक्सीन की कमी है, तो इसलिए अभी भी सावधानी ज़रूरी है। तो ये तो रही कोरोना की बात। दूसरा, आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले कुछ अपडेट। सुशील कुमार को आज हरिद्वार लेकर गई है दिल्ली पुलिस की टीम, क्योंकि 5 मई के बाद सुशील जब भागे थे तो एक खबर ये भी थी कि हरिद्वार और ऋषिकेश में थे और एक योग गुरु के पास भी गए थे मदद के लिए। तो उन सारी चीज़ों को, क्योंकि पुलिस का काम है किन किन लोगों ने फरारी में मदद की, वो भी एक तरह से कानून की नज़र में गुनहगार हैं, तो उनको भी पकड़ना है। तो एक तो वो रहा। कई लोगों ने फिर उधर सचिन वाजे केस के बारे में भी अपडेट मांगा था, तो उसमें अभी कुछ नहीं है। सचिन वाजे जुडिशियल कस्टडी में है। एनआईए पूरे मामले की जांच कर रही है। एनआईए ने दोनों एंटीलिया केस की साजिश और दूसरी तरफ मनसुख के कत्ल के लिए सचिन वाजे को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन चार्जशीट जब सामने आएगी तो पता चलेगा कि क्या हुआ, क्योंकि उसके बाद अचानक जिस तरीके से कोरोना सारी चीज़ें आई तो ये केस भी लगभग दब गया था। तो सचिन वाजे में अभी कोई अपडेट नहीं है, वो जेल में है और अभी चार्जशीट का इंतज़ार किया जा रहा है। तो सुशील का अपडेट भी ये था। सुशील की पुलिस कस्टडी बढ़ा दी गई 4 दिन के लिए और सैटरडे को ख़त्म हो रही थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा भी कई और सबूत जुटाने हैं, मोटिव पता करना है और कई लोग भागे में उनको पकड़ना है। तो 4 दिन की और कस्टडी मिली। तो ये 2 अपडेट। इसके अलावा कई लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत केस के बारे में भी अपडेट मांगा। तो 14 जून को 1 साल हो जाएगा सुशांत की मौत को, लेकिन सीबीआई की तरफ से अब भी कोई अपडेट नहीं है। सीबीआई की जांच लगभग हो चुकी है और कोई हलचल भी नहीं है। फॉरेंसिक रिपोर्ट भी उनके पास है। हालांकि अब सीबीआई के मुखिया बदल गए हैं, नए सीबीआई के डायरेक्टर आए हैं, जायसवाल साहब। तो अब उनके खासियत ये है कि वो मुंबई में रह चुके हैं, एटीएस के हेड रहे हैं। तो अब संदीप जायसवाल के आने के बाद इस केस में क्या कुछ जल्दी आती है, तेज़ी आती है, ये भी देखना होगा। उधर भी अपडेट नहीं है, बस इंतज़ार है कि सीबीआई कब खुलासा करती है या फिर कोर्ट में क्लोजिंग रिपोर्ट या चार्जशीट वो किस सूरत में दाखिल करती है। तो ये सारे अपडेट हो गए। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। पर इस कहानी को शुरू करूं, एक बहुत पहले की बात है, जब मुझे क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। एक बड़े सीनियर पुलिस अफसर थे और उसमें हुआ ये था कि कुछ दिल्ली में एक गैंग पकड़ा था जिसमें माइनर ज़्यादा थे और उन बच्चों की उम्र होगी 13, 14, 15 साल और साथ में कुछ हार्डकोर क्रिमिनल थे। आउटर दिल्ली का मामला था। तो मैंने पूछा कि ये जो बच्चे हैं कम उम्र के 12, 13, 14, 15 साल के, ये लोग इस तरह से लूटपाट, बल्कि उनमें से कई लोगों ने चाकू दिखा के उन बच्चों ने लोगों को लूटा था, तो ऐसा कैसे इतने हीनियस क्राइम में। तब उन्होंने एक लाइन कही थी, वो हमेशा मुझे याद रहती है, इसलिए आज कहानी जो है वो कहीं ना कहीं आगे जाकर उससे मिलेगी। उन्होंने कहा किसी को ट्रेंड करना, किसी को क्रिमिनल बनाना, वो जो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, अच्छे बुरे की समझ है, सही गलत क्या है वो जानता है, उसका ब्रेन वॉश करना थोड़ा मुश्किल होता है। नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल होता है। लेकिन एक कमसिन कम उम्र का बच्चा जिसको भी ये पता ही नहीं है दुनियादारी क्या है, अच्छा बुरा क्या है, ऐसे बच्चे जो होते हैं और उनका जो दिमाग होता है, उन्होंने ये कहा था कि जो कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है तो वो सांचे जैसे होते हैं। सांचा उसको कहते हैं जिसमें आप मिट्टी को गीला करके आप उसमें डालता है, फिर आपको जो शेप देना है, घड़ा बनाना है, बर्तन बनाना है, तो उस सांचे के हिसाब से ही मिट्टी ढल जाती है। तो उनका कहना था कि बच्चा उस मिट्टी के सांचे जैसा होता है, उसको जिस रूप में जिस शक्ल में आप ढालोगे वो वैसा ढलता जाएगा और बड़ा आसान होता है उस वक्त उसका ब्रेन वॉश करना।
और इसीलिए अगर वो अच्छी सोबत में तो ठीक है, बुरी सोबत में तो बुरा बनेगा। बात आई गई होगी। इसके बाद एक तालिबान का दौर आया, याद होगा आपको, शुरू में तालिबान के बड़े सारे, ख़ासतौर पर जो पाकिस्तान तालिबान था, बैतुल्ला महसूद और बाकी ऐसे कई नाम। और उस वक्त बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए पाकिस्तान के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को ह्यूमन बॉम्ब बनाकर भेजा गया और वो भीड़ भाड़ वाली जगह पे या जो उनको टारगेट दिया गया वो पहुँचे और उन्होंने उस बेल्ट को ऑन किया, धमाका किया, खुद उड़ गए, बाकी उड़ गए। तो अब ये बच्चे 10, 11, 12, 13 साल के, इनको मानव बम, ह्यूमन बॉम्ब बनाना इतना आसान कैसे? तो फिर वही बात याद आई कि इनका दिमाग मट्टी के सांचे जैसा होता है। आप जो जैसा सिखाओगे, तो उन बच्चों को यही सिखाया गया था किस तरीके से जिहाद है, जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है, कैसे क्या होगा। और वो एक रोबोट की मशीन की तरह वही चीज़ें सीखते गए। उन्हें लगा कि उनके बड़े बुजुर्ग उनको सिखा रहे हैं तो गलत तो सिखाएंगे नहीं। और यही वजह है कि तालिबान ने एक वक्त में सबसे ज़्यादा बच्चों को ह्यूमन बॉम्ब बनाने की पूरी ट्रेनिंग दी और उसका इस्तेमाल किया, क्योंकि छोटी और कम उम्र से कोई चीज़ अब आप किसी के दिमाग में डालेंगे तो वो ज़्यादा गहराई तक जाती है। मैं ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें कहानी शुरू होने से पहले इसलिए आपको बताई कि ताकि कुछ चीज़ें इस कहानी में आएंगी वो आप समझ सकें। दुनिया की जितनी भी सभ्यता है और देश हैं, वो तभी तरक्की करते हैं या आगे बढ़ते हैं जब उनका भविष्य, जो बच्चे हैं, जो पढ़ने लिखने में हैं, वो तरक्की करता और आगे बढ़ता है। और इसीलिए कई बार ऐसे इल्ज़ाम उठते हैं, लगते रहे कि सरकार या वहाँ की जो सिस्टम है वो उन बच्चों को अपने तौर तरीके सिखाती है, अपने हिसाब से पढ़ाती है, और इसका कई बार बड़ा बुरा रूप देखने को मिलता है। कनाडा से एक खबर आई है, खबर झकझोर देने वाली है, और इस खबर की जड़ में 100-125 साल पुरानी सारी चीज़ें। हुआ ये कि कनाडा में एक जगह है कैमलूप्स। कैमलूप्स में एक स्कूल था, और ये जो स्कूल है, ये उसका नाम कैमलूप्स इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल। ये एक ज़माने में कनाडा का सबसे बड़ा बोर्डिंग स्कूल हुआ करता था, जहाँ बच्चे पढ़ते नहीं और रहते भी। बहुत सारे बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं। इस स्कूल का इतिहास 100 साल से ज़्यादा पुराना था। कहते हैं कि करीब 1890 में, उस वक्त जब ब्रिटिश कोलंबिया इन लोगों की सारी तूती बोलती थी, तो बहुत सारे ऐसे स्कूल खुले कनाडा में, और उन स्कूलों में करीब सारी जगहों से उठाकर 1.5 लाख बच्चों को लाके स्कूल में रखा गया। वहाँ बोर्डिंग भी, खाना भी, पढ़ाना भी, लेकिन एक ख़ास मकसद था उनका। उस वक्त मकसद ये था कि जो अलग अलग तबके से, अलग अलग जगहों से, और इसमें बहुत सारे इंडियन बच्चे भी थे जो कनाडा में थे उस वक्त, जिनके माँ बाप, तो उनको लाया गया और उनको इस स्कूल में रखा गया। लेकिन पढ़ाई के नाम पर वहाँ पे उनके साथ जुल्म इसलिए होने लगा क्योंकि ये क्रिश्चियन स्कूल था, और जितने भी ऐसे बच्चों को जो अलग अलग उसको उठा कर लाते हैं, तो उन्हें सारी तालीम उन्हीं चीज़ों की देते, ज़बरदस्ती उनको फिर कन्वर्ट करते, उनको ईसाई बनाते, उनको वही सारी चीज़ें पढ़ाते, उनको वही सारी बातें बताते। अपने हिसाब से, अपने सांचे में उन बच्चों को वो ढालना चाहते थे। और करीब कहते हैं कि उस वक्त ऐसे बहुत सारे स्कूल थे जिसमें करीब 1.5 लाख अलग अलग जगहों से बच्चों को लाया गया, कई बच्चों के माँ बाप की मर्ज़ी के बिना, और उन्हें ऐसे स्कूलों में रखा गया। जो बच्चे बात नहीं मानते थे उन्हें टॉर्चर किया जाता था, उनका शारीरिक शोषण होता था, यौन शोषण तक होता था, और ऐसे में कई बच्चों की मौत भी हो जाती थी, उन्हें इतना ज़्यादा मारा पीटा जाता था। तो उस वक्त करीब क्रिश्चियन स्कूल जो थे कनाडा में, उसमें 1.5 लाख ऐसे बच्चों को लाकर ज़बरदस्ती पढ़ाकर उनको अपने हिसाब से तैयार किया जा रहा था, और उनके अंदर ईसाइयत और ये सारी चीज़ें भरी जा रही थी, और ये एक मिशनरी के तहत सारा काम हो रहा था। अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर, ये सारी चीज़ों, अपनी ज़ुबान उन बच्चों को बोलने का हक़ नहीं था, उनको अपना कल्चर को फॉलो करने का हक़ नहीं था। उन्हें सारी चीज़ें वही करनी थी जो उनके स्कूल में उनको सिखाया जाता था कि तुम्हें क्रिश्चियन कैसे बनोगे, क्या क्या चीज़ें तुम्हें करनी है। तो ये सारी चीज़ें चलती रही, अलग अलग खबरें भी आती रहीं। लेकिन क्या हुआ कि 1890 से लेकर
जब ये सारी स्कूलें उस वक्त बनी थी, बहुत सारी स्कूलें थी जिसमें मैंने बताया कि आपको करीब 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ते थे। तो उस वक्त जो ये सारे स्कूल हुआ करते थे वो कैथोलिक चर्च के अंडर में आते थे। सारा इनका मैनेजमेंट, इंतज़ाम, कमेटी सारी वही लोग देखते थे और उन्हीं की निगरानी में ये सब कुछ होता था। लेकिन 1978 में कनाडा सरकार ने कैथोलिक चर्च से इन सारे स्कूलों को, जो बोर्डिंग स्कूल थे अलग अलग थे, जिनके ऊपर लगातार इल्ज़ाम लगते रहे थे, उनका पूरा इंतज़ाम, मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया। बल्कि 1978 से पहले ही धीरे धीरे उन्होंने लेना शुरू कर दिया और इसके बाद एक एक करके बहुत सारे स्कूल जब कैथोलिक चर्च से अपने हाथ में लिया सरकार ने तो बंद होने शुरू हो गए। 1978 में कैमलूप्स का ये ब्रिटिश कोलंबिया इंडियन जो रेजिडेंशियल स्कूल है, 1978 में कनाडा सरकार ने इसको अपने हाथ में लिया था और उसके बाद ये स्कूल बंद हो गया। इस स्कूल का जो पूरा कंपाउंड और सारी चीज़ें हैं, जो रिकॉर्ड है उसका ये है कि इस स्कूल में एक वक्त में एक साथ 500 बच्चे पढ़ते थे और 500 बच्चे रहते थे और ये पूरा उस वक्त तक कैथोलिक चर्च के अंडर में था। लेकिन 1978 में जब कनाडा सरकार की निगरानी मातहत में आया तो उसके बाद कनाडा सरकार ने इस स्कूल को बंद कर दिया। बात आई गई हो गई, वक्त बीतता गया, 78 में बंद हुआ। उसके बाद 2010 के बाद कई ऐसी कमेटियां थी जो काम कर रही थी और वो सामने रिपोर्ट आ रही थी कि कैसे 1890 से जो सारे मिशनरी स्कूल बने उसमें बच्चों को कैसे ज़बरदस्ती ईसाई बनाया जाता, उनके ऊपर जुल्म किया जाता, उनको अपनी ज़ुबान, अपना कल्चर, अपना रहन सहन, खाना पीना, इन सब को भी करने की आज़ादी नहीं थी। तो बीच बीच में उसको लेके बहुत सारी चीज़ें उठी, लेकिन कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई थी जब तक कि दुनिया बेचैन होती। पिछले हफ्ते उस जो तमाम स्कूल थे ऐसे जो बंद थे, उनमें से जो सबसे बड़ा बोर्डिंग स्कूल था कनाडा का, ये कैमलूप्स इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल, कोलंबियन इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल, 1978 से बंद था। 43 साल हो गए थे। अब वो बिल्डिंग, वो जगह, वो ग्राउंड सब वैसे ही है। तो वहाँ पे कुछ रिसर्च का काम चल रहा था और कुछ लोग थे जो इस ज़मीन के अंदर के राज, बहुत सारी चीज़ें होती हैं खुदाई में, इतिहास मिलता है, इतिहास के कुछ दस्तावेज मिलते हैं, कुछ और चीज़ें मिलती हैं। तो कहाँ कहाँ ज़मीन के अंदर कोई ख़जाना है, कोई और चीज़ है, वो ढूंढते हैं। तो अब तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, तो एक मशीन है जिसका नाम है पेनेट्रेटिंग रडार। तो पेनेट्रेटिंग रडार जो है, ये ज़मीन के अंदर में जो गुप्त चीज़ें हैं उसके बारे में सिग्नल देती है और बताती है कि यहाँ पे क्या है। तो ऐसे ही ये कई महीनों, सालों से अलग अलग इलाके में, कनाडा में कुछ एक संगठन है जो ये काम कर रही थी, ज़मीन के अंदर के इतिहास और बाकी चीज़ों को खंगालने, खोजने का काम कर रही थी। इस स्कूल में पहुंचती है कैमलूप्स इंडियन रेजिडेंशियल, जो रेजिडेंशियल स्कूल, बोर्डिंग स्कूल। जब वहाँ जाती है तो अचानक इस रडार के ज़रिए उन्हें जो अंदर से जानकारी बाहर मिलती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पता चलता है कि उस स्कूल की ज़मीन के अंदर बहुत सारे कंकाल दफन हैं। अब पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर गहराई में गए, इसके बाद फिर बात प्रशासन तक गई, इसके बाद ये हुआ कि खुदाई करते हैं। तो रडार ने जहाँ जहाँ सिग्नल दिए थे, सिर्फ उस जगह की जब इन्होंने खुदाई की तो उस खुदाई के दौरान वहाँ से 215 बच्चों के कंकाल मिले। इन कंकालों की जब जांच की गई तो पता चला उनमें कुल बच्चों की तो उम्र कुछ की तो 3 साल भी थी, 3 साल 4 साल। अब यहाँ से हड़कंप के एक स्कूल के कंपाउंड के अंदर सीधे सीधे 200-225 बच्चों की कंकाल मिले, लाशें मिले। तो इसका मतलब क्या है? ये बात धीरे धीरे कनाडा में फैल गई। अब इसके बाद हंगामा शुरू हो गया, वहाँ तक कि जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया और उन्होंने इसे सबसे शर्मनाक और काला दिन बताया कनाडा के इतिहास का। अब इन बच्चों की लाश मिलने के बाद फिर से वो कहानी शुरू हुई कि आखिर इस स्कूल के अंदर लाश का क्या मतलब था। इससे पहले इन स्कूलों में जो जुल्म और शोषण होता था, क्रिश्चियन स्कूलों में ज़बरदस्ती ईसाई बनाने के नाम पर, उसको लेकर बहुत सारी बातें, बहुत सारी रिपोर्ट आई थी, बहुत सारी कमेटी थी जिसने ऐसी ऐसी अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन की थी। तो एक ऐसी रिपोर्ट में ये कहा गया था कि
उस वक्त किस तरीके से बच्चों के ऊपर जुल्म किया जाता था। उनके माँ बाप एक बार जो स्कूल आते थे बच्चे, कई बच्चे ज़िंदगी में कभी दोबारा घर लौट कर नहीं गए, उनका क्या हुआ किसी को नहीं मालूम, और वो माँ बाप रोते बिलखते रहे, उन्हें कभी कोई जानकारी नहीं मिली। खबर है कि जो 1.5 लाख बच्चे अलग अलग क्रिश्चियन स्कूलों में उस वक्त पढ़ते थे कनाडा में, उनमें से 5,000 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो गई थी, और उन बच्चों को अलग अलग गुमनाम तरीके से दफना दिया गया, गुमनाम जगहों पर, और उन्हीं दफन लाशों में से ये 215 लाशें मिली। लेकिन इस पेनेट्रेटिंग रेडार से अभी एक और जो जानकारी मिली है वो और चौंकाने वाली, वो ये है कि स्कूल के जो ग्राउंड, जो प्ले ग्राउंड था, ये 215 कंकाल मिलने के बाद की बात है, लास्ट वीक की, जब वहाँ पे उस रडार से फिर से जांच की गई तो अभी पता चला कि उसके अंदर और भी कंकाल है। अब कितने कंकाल है पता नहीं, क्योंकि अब उसकी खुदाई के लिए ज़रूरी इजाज़त, बाकी सारी चीज़ें हैं। 215 कंकाल के आने के बाद वैसे ही हंगामा है, तब उसके अंदर कितनी लाशें, क्या कुछ है, ये जब खुदाई होगी तो पता चलेगा। लेकिन इस मामले में पहले भी बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट आई थी, और एक 5 साल पहले ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन, जिसने पूरे इस ईसाई स्कूलों के जुल्म के ऊपर अपनी एक पूरी इन्वेस्टिगेशन की थी, उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि इस जो क्रिश्चियन स्कूल थे उस ज़माने में 1890 से लेकर 1978 तक, इसमें तमाम बच्चों के ऊपर टॉर्चर किया गया, जुल्म किए गए, और करीब करीब 5,000 से ज़्यादा बच्चों की मौत हुई। और इन 5,000 बच्चों को कहाँ कैसे दफनाया गया किसी को नहीं मालूम, इन पेरेंट्स को भी नहीं बताया गया। और इन स्कूलों की इस हरकत की वजह से 2008 में कनाडा की सरकार ने बाकायदा संसद में माफ़ी भी मांगी थी कि उनके देश में क्रिश्चियन स्कूलों में जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चों के शारीरिक और यौन शोषण हुए, उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। तो 2008 में बाकायदा सरकार ने इसके लिए माफ़ी भी मांगा था। अब सबसे ख़तरनाक चीज़ ये है कि रडार दूसरी बार सिग्नल दे रहा है, और सिग्नल ये कि इसी ब्रिटिश कोलंबिया रेजिडेंशियल स्कूल के कंपाउंड में, ख़ासतौर पे खेल के मैदान में और लाशें हैं। इसके अलावा जो खबर आ रही वहाँ से वो ये है कि अभी इस रडार के ज़रिए और भी उस स्कूल के कैंपस और अब ऐसे दूसरे स्कूलों के कैंपस की तरफ उनका मुंह घूमेगा, और वहाँ चेक करेंगे कि क्या लाशें वहाँ भी दफन हैं। इस खबर के बाद पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स और बाकी जगहों पे जिस तरीके का गुस्सा है वो अपने आप में जायज़ भी है, क्योंकि स्कूल जहाँ पे बच्चों को एक इंसान बनाना सिखाया जाता है, उन्हीं स्कूलों में अगर बच्चों को एक ख़ास तरह की तालीम और शिक्षा देने के लिए, एक ख़ास तरह के धर्म को अपनाने के लिए उनके ऊपर इस तरह का जुल्म हो, यहाँ तक कि उनकी जान ले ली जाए और उन्हें इस तरीके से दफना दिया जाए कि उनके माँ बाप तक को पता नहीं, तो इससे बड़ा जुल्म कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ी नाइंसाफ़ी कुछ नहीं हो सकती। और मुझे लगता है ऐसी पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब भी नहीं है। तो अब ये सच्चाई सामने आई है, देखिए आगे क्या होता है। इसके बारे में जो भी अपडेट होगा आपको देंगे। और कई लोगों ने असल में कहा था कि इस जो 215 बच्चों की लाशें मिली उसके बारे में बताएं, तो पूरी जानकारी है। इसके अलावा और भी जो जानकारी मिलेगी आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। लेकिन आज मैं ख़त्म करूं कहानी उससे पहले बहुत सारे लोगों ने मेल भेजे थे और उसमें कुछ चीज़ें थी, तो मैंने कहा आज पढ़ता हूं। एक नईम आज़मी हैं जिन्होंने कहा है कि अलीगढ़ के गैंगस्टर अदनान यासीन एनकाउंटर, इसकी कहानी। तो नईम आज़मी साहब जल्दी मैं ये कहानी सुनाता हूँ, आपसे वादा है। इसके अलावा उस्मान अंसारी हैं और ये शायद मुंबई से इन्होंने कुछ लिखा है। शिवम कुमार हैं, ब्रह्मेश्वर मुखिया, शायद मैंने सुनाई है, अगर मुझे याद है, नहीं सुनाई है तो मैं शिवम साहब जल्दी सुनाऊंगा। लुबना यूनस हैं, एक पाकिस्तान से हैं, ये हाउसवाइफ हैं। इन्होंने लिखा कि एक दिन में 8-8, 10-10 कहानियाँ सुन लेती हैं। सरहद की दूरी है लेकिन कहानी फिर भी है। और थैंक यू वेरी मच लुबना जी, आपका मेल पढ़कर अच्छा लगा। अमित प्रजापति हैं और इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है, पाब्लो एमिलो एस्कोबर। हालांकि ये कहानी शायद सुना चुका हूँ और मैं दीपक से कहूँगा इसका लिंक आपको ज़रूर भेज दें, अमित प्रजापति जी, लेकिन ये सुनाया मैंने, अब मुझे अच्छी तरीके से याद है, 100% श्योर हूँ कि मैंने सुनाया। सनी सैनी है और रेड विंग ऑपरेशन पे एक कहानी सुना दो इन्होंने कहा है, तो सनी भाई मैं जल्दी सुनाता हूँ आपको। संजय मौर्य हैं, इसके अलावा प्रताप सिंह, भंवर उज्ज्वल प्रताप सिंह, जिगर वसावा ने सबसे पहले मुझे ये कहा था, इसी 215 बच्चों
हालांकि इन्होंने एक मुझे मेल भी भेजा था जिसमें शायद मराठी में या गुजराती में है लिखा हुआ, वो मुझे पढ़ना नहीं आता। लेकिन जिगर वसावा, थैंक यू वेरी मच इस स्टोरी की तरफ ध्यान दिलाने के लिए आपका। बिस्वनजीत भट्टाचार्य जी हैं और इन्होंने भी एक स्टोरी की है, सलमान खान काला हिरन रीसेंट अपडेट अभी तक कुछ है नहीं, सलमान खान ज़मानत पे बाहर हैं और अगली सुनवाई अभी हाल में कुछ हुआ था, एक बार और मैं थोड़ा अपडेट होकर आपके पास आऊँगा। हिमांशु गंगवानी हैं और बिल्लू संडा डॉन के बारे में ये कहानी सुनना चाहते हैं। चलिए मैं बिल्लू संडा साहब का भी ज़रा प्रोफाइल खंगालता हूँ, कहाँ हैं क्या इनकी जन्म कुंडली। नील गांधी हैं और ये ऑकलैंड से हैं, इन्होंने भी एक लिस्ट भेजी है। बोफोर्स स्कैंडल, 2G स्पेक्ट्रम केस, रिजवानुर रहमान मर्डर मिस्ट्री, बैटल ऑफ लोंगेवाला, इसमें से शायद रिजवानुर रहमान की स्टोरी मैंने सुनाई है, बोफोर्स 2G नहीं सुनाई है, बैटल ऑफ लोंगेवाला नहीं सुनाई है। तो नील गांधी जी कोशिश करता हूँ जल्दी सुनाता हूँ। जब्बार मुलानी है और प्राइमरी टीचर हैं महाराष्ट्र में। और गोपीनाथ मुंडे, मैंने ये कवर किया था, एक रोड एक्सीडेंट दिल्ली में इनकी मौत हुई थी, पता नहीं मैंने शायद याद नहीं है, कंफर्म नहीं कि सुनाया, अगर नहीं सुनाया तो आपको ज़रूर सुनाता हूँ। गौरव विनोर हैं, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला के बारे में ये भी जानना चाहते हैं। राहुल धीमान हैं और इन्होंने लिखा है सुशील कुमार केस के बारे में कि सारे CCTV छत्रसाल स्टेडियम के सुशील कुमार ने डिलीट कराने के लिए कहा था, अगर ऐसा है तो पुलिस के पास सबूत होगा। बिल्कुल, इसमें से पुलिस सारी जांच कर रही है। राहुल धीमान साहब, अब जो भी इसमें मिलेगा वो सारी चीज़ें सामने आएंगी। जय सिंह शेखावत हैं, इसके अलावा हिमीश ने भी कुछ लिखा है। इनका नाम असल में समीर है और इनका बेटा हिमीश है 5 साल का, और ये भी कभी कभी इनके साथ कहानी सुनते हैं। तो थैंक यू समीर साहब एंड हिमीश। ये जन्म टोपी वाला सूरत गुजरात से, इन्होंने लिखा है कि आपको हंसते हुए देखा तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। हालांकि क्राइम में और क्राइम की कहानियों में हंसने का मौका कम मिलता है क्योंकि सीरियस टॉपिक होता है, लेकिन कभी कभी हो जाता है। साहिब धालीवाल हैं, इसके अलावा मोहम्मद फारूक हैं, एस जोशी हैं, पारसनाथ घोष हैं, और इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट मेल लिखा है, मैं पढ़ता हूँ इसको फिर। पिंकी सिंह हैं, कन्नड़ हीरोइन किल्ड हिज ब्रदर विद द हेल्प ऑफ हर बॉयफ्रेंड, काइंडली अपडेट द स्टोरी। पिंकी जी, मैं इसको जल्दी अपडेट आपको सुनाता हूँ। राजदीप सरकार हैं, इसके अलावा राजदीप सरकार हो गए, हिमांशु हो गए, सरिता गोस्वामी, हेमा सिंह, ऋत्विज दवे, दिलदार खान, भारत भूषण, पूजा गोपावत, ये CA फाइनल ईयर की स्टूडेंट हैं और न्यू क्राइम तक फैमिली मेंबर है, तो वेलकम पूजा। सोनिया छाबड़ा सहगल, ज्योत्सना रोलकर, अमित, धीरू भाई, एक धीरू भाई अंबानी भी थे, अमीश पांड्या, अरविंद सेठी, मौसम चौधरी, विशाल सिंह, गणेश बालासुब्रमण्यम, ध्रुव नारायण सिंह, कन्हाऊ माली, नंदन बरुआ, तारिक अख्तर, शर्ताम, अक्षय खान राठौर, प्रियंका कालरा, मीना रॉबर्ट, सुजीत चटर्जी, धर्म मिश्रा, पवन पाठक, संतोष चौहान, विक्रम कुमार प्रस्ती, राजश्री अलवांडी, नवजोत सिंह, शांति चुरा, जयदेव सिंह, अवाना एडवोकेट, रितु रानी, एनी सिंह, विपुल भट्ट, SK जायसवाल, अनिल सक्सेना, ऋतिक राज, सीबा, आकांक्षा तिवारी, आशु, राहुल हरीश, बालाजी वादे, अनूप कुमार, भूषण, राजेश कुमार यादव, प्रभांशु खरे, निखिल प्रजापति, नवीन कुमार सिन्हा, दीप्ति सैनी, धवल सेठ, राज गौरव, भार्गव गोटी, सावन जाविया।
तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ कहानियाँ भी भेजी हैं, जैसे जैसे वक्त आएगा वैसे वैसे आपको वो भी सुनाऊंगा। तो आज इतना ही, कल अब आपसे मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।